नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है जब सास बहू के झगड़ों से परेशान होकर बाप बेटे ने सिखाया सास बहू को सबक। राजीव बेटा चलें। रामेश्वर जी के कहने पर भी जब राजीव ने नहीं सुना तो रामेश्वर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर एक बार फिर उसे बोला, राजीव बेटा चलें, रात हो गई है, दुकान मंगल करने का समय हो गया है। लेकिन राजीव वहाँ होकर भी नहीं था। कहाँ चलना है पापा? अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, घर चलना है। घर? क्या सच में? वह घर है जहाँ रोटी का एक निवाला खाने के लिए भी शांति की जगह ढूंढनी पड़ती है। कहते कहते राजीव भावुक हो गया। दोनों ने दुकान मंगल करी और अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो गए। रामेश्वर जी ख्यालों में खो गए। कितने खुश थे सब। एक साल पहले वह, उनकी पत्नी सुमित्रा और राजीव, बस यह 3 जनों का परिवार था। चौथा कोई सदस्य नहीं था घर में। और फिर चली राजीव के रिश्ते की बात। बहुत से रिश्ते आए राजीव के लिए, लेकिन आखिर में काव्या सभी के दिलों को भा गई। अच्छे घर परिवार की अच्छी लड़की देखकर काव्या घर में बहू बनकर आ गई। काव्या भी अपने माँ बाप की बहुत दुलारी लड़की थी। वहीं सुमित्रा जी को भी इतने सालों से केवल अकेले रहने की आदत थी। थोड़े दिनों तो दोनों में आपसी सामंजस्य बना रहा, पर धीरे धीरे वह टूटता ही चला गया। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगी। काव्या को सुमित्रा जी का कुछ भी कहना पसंद नहीं आता, वहीं सुमित्रा जी को काव्या का किया कोई काम पसंद नहीं आता। शुरुआत में राजीव ने काव्या को तथा रामेश्वर जी ने सुमित्रा को बात को हल्के में लेने तथा घर का माहौल स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत समझाया, परंतु दोनों सास बहू ने तो जैसे ठान रखी थी कि उन्हें आपस में एकता बनानी ही नहीं है। थोड़े दिन पहले ही राजीव और काव्या की शादी की पहली वर्षगांठ थी। काव्या जहां चाहती थी कि वह दोस्तों को बुलाकर बाहर होटल में पार्टी करे, वहीं सुमित्रा जी का मन था कि शादी की वर्षगांठ पर सुंदर कांड के पाठ कराएं तथा मंदिर में प्रसादी करें। बस इतनी सी बात पर दोनों सास बहू में तन गई। वैसे भी घर की लड़ाई हमेशा छोटी छोटी बातों से ही शुरू होती है। राजीव ने बीच का रास्ता निकालने का सोचा। माँ, वर्षगांठ के एक दिन पहले हम पाठ कर लेते हैं तथा मंदिर में प्रसादी, और वर्षगांठ के दिन हम लोग होटल में पार्टी मनाएंगे। राजीव का यह सुझाव सुमित्रा जी के गले कहाँ उतरना था। तू भी अब काव्या की तरह ही बातें करने लगा है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। यही काम है कि 2 दिन तक वर्षगांठ ही मनाते रहेंगे। कितना खर्चा हो जाएगा तुझे पता भी है। तभी रामेश्वर जी ने कहा, ठीक है तब पाठ अगले साल कर लेते हैं, इस साल बच्चों की मर्जी से वर्षगांठ मन जाने दो। लेकिन यह भी सुमित्रा जी को रास नहीं आया। बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि अपने माँ बाप की इतनी भी बात नहीं मान सकते। इधर राजीव ने काव्या को भी समझाने की कोशिश करी, लेकिन मेरे उसूल, मेरी जिंदगी, मेरी इच्छा और भी ना जाने क्या क्या दलीलें देकर काव्या भी राजीव से लड़ पड़ी। आखिरकार पार्टी होटल में बनी। उस दिन के बाद से घर का माहौल बहुत तनावग्रस्त रहने लगा। घर के झगड़े अब पड़ोसियों को भी पता चलने लगे। ना काव्या 2 मिनट शांति से अपनी सास की बात सुनना चाहती थी और ना सुमित्रा जी अपना बड़प्पन दिखाकर बहू का मान सम्मान रखना चाहती थी। और इन दोनों की लड़ाई में अगर कोई पिस रहा था तो वह था राजीव। सुबह उठते ही माँ की शिकायतें और रात को कमरे में घुसते ही बीबी की। अब तो वह घर खाने को दौड़ता था। खाने का निवाला जैसे ही मुंह में डालता, पत्नी या माँ में से कोई ना कोई अपनी शिकायत लेकर हाजिर हो जाते। आज सुबह भी रोटी को सही तरीके से बेलने के लिए टोक देने पर काव्या अपनी सास से गुस्सा हो गई और एक बार फिर रसोई में ही तू तू मैं शुरू हो गई। राजीव खाना बीच में छोड़कर ही दुकान चला गया। तभी गाड़ी रुकी और रामेश्वर जी का ध्यान भंग हुआ। देखा तो घर आ चुका था। दोनों अपने घर में घुसे। तनाव की हवा अभी भी घर में महसूस हो रही थी। रामेश्वर जी ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, अरे भाई, आज खाने में क्या स्पेशल बनाया है? काव्या ने उस दिन पिज्ज़ा बनाया था। पापा जी, आप लोग हाथ मुंह धोकर आइए, मैं अभी पिज्ज़ा लगा कर लाती हूँ। जैसे ही काव्या रसोई में घुसी, सुमित्रा जी भी उसके पीछे पीछे हो चली और आलू मटर की बनाई सब्जी दोनों की थाली में परोस दी। मम्मी जी, मैंने पिज्ज़ा बनाया था। फिर सब्जी किस लिए? तुम्हारी इन चीज़ों से तुम्हारा पेट भरता होगा। मेरे बेटे और पति ऐसी चीज़ें खाने के आदी नहीं हैं। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि मैं इतनी मेहनत करके पिज्ज़ा बनाऊं और साथ में रोटी सब्जी भी?
मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा? तभी तो तुम्हें कहती हूँ, घर में तुम्हें अपनी मर्जी से चलाना होता है। जिसको जो चाहिए वह देने में तुम्हें बहुत ज़ोर आता है। यह तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि पिज्ज़ा बनाने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। तुमने एक बार नहीं पूछा, इसलिए मैंने पीछे से आकर आलू मटर की सब्ज़ी बना दी। मम्मी जी, यह घर मेरा भी है, इस घर पर मेरा पूरा अधिकार है। कोई काम कैसे करना है यह मैं भी अच्छे से जानती हूँ। घर तुमसे पहले मेरा था बहू। साल भर हुआ है तुम्हें घर में आए हुए। सालों से इस घर की एक एक चीज़ को मैंने अपने हाथों से संवारा है। इतनी जल्दी अपना अधिकार जमाने की कोशिश मत करो और ना ही मेरा अधिकार छीनने की कोशिश करो। और एक बार फिर दोनों में नोकझोंक शुरू हो गई। आज राजीव का दिल भर आया। सुबह भी ढंग से खाना नहीं खाकर गया था और अब भी ऐसी लड़ाई देखकर उसको खाने का मन नहीं कर रहा था। टेबल पर से उठकर वह अपने कमरे में चला गया। अपने घर का ऐसा माहौल तथा अपने बेटे की ऐसी हालत देख रामेश्वर जी इस उम्र में बहुत दुख महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई तो इसका हल निकालना ही था। सीधे उठकर रसोई में गए और दोनों से कहा, किसी को खाने में कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है, मैं और राजीव वही खा लेंगे। सुनते ही दोनों सास बहू डर गईं। यह वही रामेश्वर जी हैं जिन्होंने तेज़ आवाज़ में आज तक एक शब्द भी नहीं बोला। क्रोध भरी वाणी उनके कंठ से हमेशा दूर ही रहती है। शायद इसी का फायदा उठाकर दोनों सास बहू अपने मन की चलाए जा रही थी। दोनों कुछ कहने को होती उससे पहले ही रामेश्वर जी ने फिर बोलना शुरू करा, और अब से रोज़ तुम दोनों को ही रसोई का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कह रही थी तुम दोनों कि यह घर किसका है? एक बात कान खोल कर सुन लो सुमित्रा, ना यह घर तुम्हारा है, और बहू ना यह घर तुम्हारा है। यह घर अभी मेरा है। इस घर में कब क्या कैसे होगा यह निर्णय मैं लूँगा। तुम दोनों में से किसी को भी मेरे निर्णयों से कोई भी शिकायत हो तो आज के आज यह घर छोड़कर जा सकती हो। रामेश्वर जी का एक एक शब्द दोनों की उम्मीद से विपरीत था। आपसी लड़ाई झगड़े को उन्होंने एक खेल समझ रखा था, बिना यह सोचे समझे कि उनकी यह हरकतें घर के माहौल को किस दिशा में लेकर जा रही थी। रामेश्वर जी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने राजीव को बुलाया और ऑर्डर किया हुआ खाना मंगाकर बैठकर खाने लगे। सुमित्रा जी और काव्या दोनों ही यह दृश्य देखकर विचलित हो गईं। दोनों की ही दिन भर की करी तैयारियां उन्हें मुंह चिढ़ाने लगी। एक गृहिणी के लिए सबसे ज़्यादा विचलित पल वह होता है जब उसकी बनाई तैयारियों को उसके घर वाले ही अस्वीकृत कर दें। सुमित्रा जी ने एक बार फिर रामेश्वर जी को मनाने की कोशिश करी, लेकिन रामेश्वर जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। पूरी रात सुमित्रा जी की करवटों में निकली। जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था जब उनके पति ने उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया हो। अगली सुबह फिर वही कहानी, लेकिन आज रसोई में शांति छाई हुई थी। दोनों सास बहू बिना किसी लड़ाई और बिना किसी तर्क वितर्क के खाना बना रही थी, पर दोनों बाप बेटों ने तो जैसे ठान ही ली थी इतने महीनों से हो रही परेशानी एक पल में तो मिटने वाली थी नहीं। उस दिन भी उन्होंने बाहर से खाना मंगाया और खाकर दुकान चले गए। मन तो दोनों का भी बहुत परेशान हो रहा था, पर हाँ, लड़ाई की परिस्थिति से तो यह परिस्थिति ज़्यादा अनुकूल थी। इतना काफ़ी था दोनों सास बहू को अपनी गलती समझने के लिए। अगर अब कोई तर्क वितर्क करा तो घर के बाहर का रास्ता रामेश्वर जी दिखा चुके थे। रात को पुनः जैसे ही दोनों घर पर आए, देखा तो खाना पहले से ही टेबल पर सजा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने खाना ऑर्डर करने के लिए मोबाइल उठाया। सुमित्रा जी ने फ़ोन हाथ से छीन लिया। यह क्या बचपना लगा रखा है जी? रोज़ रोज़ हम इतनी तैयारियां कर रहे हैं और आप इस तरीके से बाहर से खाना मंगा रहे हैं। क्या सच में बचपना मैंने लगा रखा है या तुम दोनों ने? पिछले कई महीनों से मैं तुम दोनों का यह नाटक देख रहा हूँ। कभी सोचा भी है तुम्हारी ऐसी हरकतों से राजीव पर क्या बीतती होगी? कमरे में जाओ तो बहू चैन नहीं लेने देती, बाहर आओ तो उसकी माँ उसे खाने का निवाला तक मुंह में चैन से रखने नहीं देती। काव्या तो इस घर में नहीं है सुमित्रा, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? जैसे राजीव तुम्हारा बेटा है वैसे काव्या तुम्हारी बेटी। क्या हो गया अगर उसने अपनी कभी चला ली तो? क्या हो गया अगर रसोई में उसने अपनी पसंद की कोई वस्तु बना ली तो? सास बनने का मतलब केवल यही है कि बहू के ऊपर हमेशा हक ही चलाती रहो।
और अगर बहू उसकी नहीं सुने तो फिर ऐसा तनाव भरा माहौल खड़ा कर दे कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। और काव्या कहना तो नहीं चाहता, पर क्या यही संस्कार लेकर आई हो? तुम्हारे घर में भी माँ बाप है, भाई भाभी हैं। तुम्हारी भाभी और तुम्हारी माँ भी ऐसे ही लड़ाई करते हैं जैसे तुम अपनी सास से करती हो। गुस्से से रामेश्वर जी का चेहरा लाल था। उन्हें इतना क्रोध में देखकर दोनों ही सहम गई थी। रामेश्वर जी की बात सुनते ही काव्या की नजरें शर्म से नीचे झुक गई। अपने पिता समान ससुर को ऐसे रूप में देखकर काव्या को बहुत दुख हो रहा था। नहीं नहीं पापा जी, आप ऐसा मत बोलिए, यह घर तो हम सबका है। मेरा या तेरा घर की लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। आपका जो मन हो आप खा सकते हैं। कृपया इस तरीके से घर से निकालने या घर से जाने की बातें मत करिए। मेरे माता पिता को यह सब बात पता पड़ गई तो मैं उन्हें क्या मुँह दिखाऊंगी। कहते कहते काव्या रोने लगी। सुमित्रा जी को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। नहीं जी नहीं, आप लोगों के बिना यह परिवार ही क्या है। आप निश्चिंत होकर घर में रहिए। हमारा दायित्व तो बनता है कि आप लोगों को घर का खुशनुमा और अच्छा माहौल दें। एक माँ और पत्नी को भला कैसे चैन मिल सकता है कि उनकी आंखों के सामने उनके घर वाले या मैदा की रोटियां और तेल में तैर रही सब्जियां खाएं। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जरा जरा सी बातों पर ही क्रोधित हो रही थी। यह घर किसी एक का नहीं, हम सबका है। हमें हमारी गलतियों के लिए माफ़ करिए। कहते कहते सुमित्रा जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। माँ, तो इसी बात पर अब जल्दी से खाना लगा दीजिए, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। राजीव अपनी आंखों में खुशी तथा उम्मीद के मिश्रित भाव लाते हुए बोला। दोनों सास बहू ने मिलकर खुशी खुशी सभी के लिए खाना लगाया। सुमित्रा जी ने अपने हाथों से राजीव को गाजर का हलवा खिलाया। महीनों बाद आज घर का माहौल सुकून भरा तथा तनाव मुक्त था। सभी आपसी कड़वाहट भूल कर नए रिश्तों को पनपने का मौका दे रहे थे। करे भी क्या, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, सोचकर रामेश्वर जी मुस्कुरा दिए। दोस्तों, कोई भी मकान परिवार से ही घर बनता है। परिवार में ही अगर सुख शांति नहीं हो तो घर में ना रहने का मन करता है और ना ही कहीं से आने का। कहा जाता है एक औरत ही घर को स्वर्ग बना सकती है और एक औरत ही घर को नर्क भी बनाती है। ये बात भी बिल्कुल सच है कि सास बहू के लड़ाई में सबसे ज़्यादा बेटा ही पिसता है। ना वो माँ को बोल सकता है और ना ही अपनी पत्नी को। लेकिन रामेश्वर जी ने बेटे की मनोस्थिति को समझते हुए और घर में कलह की स्थिति को देखते हुए कुछ कड़े फैसले लिए और सास बहू दोनों को अच्छा सबक सिखाया। आपको रामेश्वर जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।